कभी ये सोचा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दिन उठेंगे और हमें एहसास होगा कि ज़िंदगी यूं ही बीत गई। और मैं उस पल में कभी ये नहीं कहना चाहता कि काश मैंने वो पल जिए होते। मिलती है, अगर ये पल वापस बीत गए तो ये वापस कभी नहीं आएगी हमारी ज़िंदगी में। ये पल तो इन पल को आज भी जीना सीखो। तो मैंने ये पल जिए हैं तो ये मेरा प्रेजेंट था और मैं इसको जी के बहुत खुश हूँ। और जब मैं कभी अपनी एज क्रॉस करूँगा तो मैं ये पल अपने याद रखूँगा। क्या फ़ायदा आप ज़िंदगी भर अफसोस करो कि आपने ये पल नहीं जिए। तो उन पल को आज में जीना सीखो। तो ये पल मैंने आज में जिए हैं, तो आप भी ये पल आज में जियो जाके वहाँ पर, अगर आप जी सकते हो, क्योंकि ये जन्नत है। चलो उतर गया जी, दिल्ली टू लेह लद्दाख। as you can see, there are many flights which are going on way. You can see whole view of airport. जैसे मैं अभी प्लेन में बैठा था तो बाहर अभी प्लेन टेक ऑफ करने वाला है लेह लद्दाख के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप लेह लद्दाख के लिए जा रहे हैं तो स्पेशली अपनी मेडिसिन कैरी कीजिए। जो आपको प्रॉब्लम है वहाँ मेडिसिन की मतलब आसानी से नहीं मिलती, जो मतलब इम्पोर्टेड मेडिसिन होती है अगर आपकी कोई भी। और साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि अगर आप लद्दाख 200 किलोमीटर घूम रहे हैं गाड़ी से या अपनी गाड़ी वहाँ पर लीज़ पे ले रहे हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये सारी चीज़ें कैरी कीजिए। 2 स्टेपनी कैरी कीजिए, साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कीजिए, ठीक है, एक क्लच प्लेट और ब्रेक्स। ये मस्ट अगर कोई गाड़ी इतने किलोमीटर्स के लिए आप चला रहे हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ा ख्याल आपने वो रखना है वहाँ पर जाके कि अगर आप बाइक रेंट पे ले रहे हैं तो जो मतलब नॉर्मल बाइक है वो 1200 रुपीज़ की स्टार्ट है, बुलेट जो 80,000 की है तो वो 1200 की स्टार्ट है। अगर आप बुलेट लेते हैं तो 1800 टू 2500 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं वहाँ पर रेट। और जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे व्यू काफ़ी अच्छा है। हमें स्टाफ भी काफ़ी अच्छा मिला जिनने काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन किया कि अगर आप वापस जब लैंड करेंगे हाई एल्टीट्यूड पे तो आपको ऑक्सीजन का अगर प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा। एयरपोर्ट पे भी आर्मी से स्टाफ है, आर्मी एयरपोर्ट है ये कोई मतलब गवर्नमेंट के अंदर जो ये एयरपोर्ट आता है आर्मी का, तो उसमें गवर्नमेंट मतलब आर्मी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मैं वहाँ पर। तो मैंने सच पे पूछी थी उनसे
रीज़न ये है कि मैं इतना ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं लद्दाख पहले आ चुका हूँ, काफ़ी ईयर्स बैक आया था फैमिली के साथ, उतना याद नहीं है मुझे। तो अभी जब जा रहा हूँ तो मैं काफ़ी लंबा टूर करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट डे वहाँ पर तो मुझे पता है कि आराम करना होता है। अगर कुछ तबीयत ख़राब होगी तो आर्मी हॉस्पिटल बेस्ट है वहाँ पर, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल। उनका ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं है जितना आर्मी हॉस्पिटल्स का है। उनके डॉक्टर काफ़ी ट्रेंड है, काफ़ी वेल एजुकेटेड है। मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा, मगर ये है कि आर्मी के लिए स्पेशल डॉक्टर्स आते हैं, तो वो ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। और आपको अपने अगर बाइक से अगर आप जाना चाह रहे हैं, अगर आपका बजट कम है, तो अब मैं प्रेफर करूँगा दिल्ली से रेंट पे बाइक लेके आप लद्दाख जाइए, या गाड़ी रेंट पे लेके लद्दाख जाइए। क्योंकि गाड़ी अगर रेंट पे लेते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये एक ऑल्टो का ही किराया है वहाँ पर पर डे का, और ड्राइवर आपको चार्ज करेंगे 7 से 8 हज़ार रुपये पर डे का। इससे बढ़िया अगर आप टूर के साथ जाएंगे बना के, टेम्पो ट्रैवलर कर लीजिए, या दिल्ली से टूर निकलते हैं लद्दाख के, तो वो बेटर रहेगी। मगर वो अपनी जगह के हिसाब से घुमाएगी। अगर आप पूरा ग्रुप, आपकी फैमिली है, तो वो आप डिसाइड अपनी जगह कर सकते हैं। मगर अगर एक रैंडम ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो वो प्रॉपर जगह नहीं घुमाते हैं वहाँ पर। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है लद्दाख का। तो ये मुझे फेस करना पड़ा था वहाँ पर जब मैं मतलब टूर कर रहा था, कि मतलब मैं अपने मतलब कुछ फ्रेंड्स मिले मेरे वहाँ पर, 1 या 2 फ्रेंड्स गए हुए थे जो मतलब बहुत दूर के थे, तो वो मिल गए भाई चल मुझे लद्दाख में। तो बता रहे थे कि मतलब हमारे साथ ये हुआ, से दिल्ली से ही थे वो भी, काफ़ी साल बाद मिले मुझे। लद्दाख बाई चांस लद्दाख का टूर का बना होता, कितनी हंसी की बात है। तो वो भी बताते यार क्योंकि टूर तो कराया मगर हमें आया जाना तो जा नहीं पाया। मैंने बोला था मिस टाइप पर, तो कहता नहीं यार फ्लाइट है, फिर बिजनेस मीटिंग्स हुई है बाद में, तो उन्होंने टाइप नहीं किया था। मेरा एक ही फ्रेंड था जो पूरा लद्दाख कवर करने के लिए मेरे साथ रेडी था। बाकी कुछ कज़न्स थे वहाँ जो स्टे कर रहे हैं अभी, तो वो तो मतलब लद्दाख घूम चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरा एक दोस्त रेडी हो गया कि हाँ चल पूरा लद्दाख कवर करते हैं बाय रोड। तो हमारा एक वहाँ पर कोई रिलेटिव रहते हैं जिनने हमें गाड़ी दी थी, तो हमारी एक सेविंग हो गई वो कि हमने पेट्रोल भरवाया उसमें। उसको मतलब एक नॉर्मल स्पीड पर गाड़ी को हमने पहाड़ पर चलाया, कोई रैश ड्राइविंग नहीं करी, क्योंकि एक तो किसी और की कार है और अपनी कार समझ के उसको हमने वहाँ चलाया। और प्लस हमने बाइक राइड भी की वहाँ पर और स्कूटी राइड भी करी। तो मैं ये है कि ट्रिप में मज़ा आया। बाइक राइड पे है कि बहुत थकान होती है, बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, तो हमने वो ज़्यादा नहीं करी। हमने मेन कार राइड से ही कवर किया पूरा लद्दाख। टोटल मिला के जब हम कैलकुलेट कर रहे थे घर आके कि हमारा कितने किलोमीटर्स कवर हुआ, कितना पेट्रोल लगा, तो हमने 2000 किलोमीटर से ऊपर कवर किया हुआ था लद्दाख। मुझे लगा मैंने 17,000 किलोमीटर की किया है, और जब हमने सब कुछ चेक किया, स्कूटी का हमने मीटर चेक किया प्लस बाइक का, तो हमने 2000 किलोमीटर से ऊपर मतलब लद्दाख घूम लिया, जो काफ़ी मतलब टफ़ है हमारे लिए क्योंकि हम इतना ट्रैवल नहीं करते। प्रॉब्लम ये है बीच में लद्दाख है और सारे हिल स्टेशन अपोजिट में है, साथ में कोई नहीं है। जैसे कि अब कारगिल जाएंगे तो कारगिल से आपको वापस लेह पे आना पड़ेगा, या लेह से आपको टूटुक जाना पड़ेगा। टूटुक भी वहाँ से 130 किलोमीटर है, मगर प्रॉब्लम है गूगल मैप गलत दिखाता है। बाकी लोकल बोलते हैं 130 किलोमीटर का मतलब यहाँ पर ये है कि आप 300 या 250 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो। रीज़न ये है कि अगर आप 1 किलोमीटर गाड़ी ट्रैवल करते हो तो आपके मीटर में 3 किलोमीटर दिखाता है, जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा था बीच बीच में, क्योंकि मैं चला गाड़ी ज़्यादा रहा था, मैं डिस्टेंस कवर कम कर रहा था। तो एक बहुत गुस्से वाली चीज़ थी मेरे लिए। तो अभी हम ये है कि लद्दाख पहुंच गए हैं बाय प्लेन, तो अभी लैंडिंग की तैयारी चल रही है। अब प्रॉब्लम ये हुई थी लैंडिंग में कि प्लेन ने रोटेट काफ़ी मारा था ऊपर, मतलब आधा घंटा रोटेट मारा था, उसको वेदर क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, और प्लस लैंडिंग तो मिल गई थी, उसको वेदर क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। तो हमारे जो पायलट है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि थोड़ा आधा घंटा या 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। वेदर की बहुत दिक्कत होती है, प्लेन 6-6 घंटे या 3-3 घंटे ऊपर रहते हैं क्योंकि वेदर क्लियर नहीं होता। यहाँ का जो वेदर होता है, प्रॉब्लम ये है कि जो क्लाउड्स होते हैं ना, उनमें काफ़ी मतलब स्नो होती है, मतलब वेपराइज क्लाउड होते हैं, तो वो कुछ हार्ड होते हैं, कहते हैं ऐसा वहाँ के लोकल्स तो जो फ्लाई करते हैं लद्दाख में, कि कई बार प्लेन क्रैश इसकी वजह से भी होता है, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेते पायलट्स। और काफ़ी ट्रेन पायलट्स यहाँ पर मतलब यहाँ पर काफ़ी ट्रेन पायलट्स आते हैं, क्योंकि नए पायलट्स को आप भेज नहीं सकते। एक तो बहुत छोटा एयरपोर्ट है, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में है, तो कभी कभार या तबीयत ख़राब पायलट्स की हो जाती है, जिनको पायलट्स को भी अरेस्ट करना पड़ता है आर्मी हॉस्पिटल में, आर्मी एयरपोर्ट पे, क्योंकि मतलब एकदम से आप लो एल्टीट्यूड पे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपका बॉडी वो कंफर्ट महसूस नहीं करता। और पायलट्स को स्पेशल इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। मगर हमें तो काफ़ी दिक्कत हुई थी पहले दिन जब मैं आया, मेरा तो सिर पूरा घूम गया। मैं तो शाम को उठा, सीधा बजा के सो गया। मेरी सुबह की फ़्लाइट थी, तो मैं जब जैसे ही पहुँचा तो मैं दोपहर तक सोता रहा। 8 घंटे मैं सोया, 7-8 घंटे सोया, तो उसके बाद मेरा दिमाग फ्रेश हुआ। अभी जैसे लैंड कर रहे हैं प्लेन, तो उसमें मुझे काफ़ी मतलब डर लगा था, क्योंकि वेदर ख़राब था, और जब लैंड कर रहा था प्लेन तो काफ़ी मतलब
जेट लैग हो रहा था, मुझे फील हो रहा था बहुत, और मेरे पैर सुन हो गए थे उस समय। तो उस समय मतलब काफ़ी गुस्सा भी आया था अंदर से कि यार बॉडी एक तरह से मतलब अजीब सी एक डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ था बॉडी को जब उतरे थे हम। मतलब ऐसा लगा था कि किसी झूले से, बड़े तगड़े झूले से उतरे हैं और बॉडी स्टेबल नहीं है अभी, और जाके मतलब हैवी होती है बॉडी, मतलब होटल जाके हमारे ऐसा लगा बस पड़ जाओ और कुछ नहीं कर सकते। बहुत हैवी लग रही थी मुझे अपनी बॉडी को। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसको भी सेम फील हुआ, कह रहा किसी ने ऐसा लगता कि धोबी वाला सिर पे पट्टा रख दिया है। तो ऐसा लग रहा था लिटरली जब मैं लैंड किया था। और साथ में मेरे जो लोग थे उनके साथ उनका भी यही हाल था। तो सब अपने होटल में जाके सो गए क्योंकि उन्हें अगले दिन एंजॉय करना था सबने। तो अभी अब मार्केट का व्यू दिखाऊंगा। या मोनेस्ट्रीज़ है यहाँ पर काफ़ी सारी। अभी मार्केट में तो एक मोनेस्ट्री है, बाकी सारी काफ़ी इधर उधर मोनेस्ट्री है, वो हम कल घूमेंगे। अभी मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। बेसिकली मार्केट में ये है कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं मार्केट में तो सारा दिल्ली से लाया जाता है, और लोकली कुछ इतना इंटरेस्टेड नहीं है जेंट्स के लिए और बॉयज़ के लिए। बेसिकली लेडीज़ का स्टफ़ ज़्यादा है यहाँ पर जो आप शॉपिंग करनी है। मैं आपको प्रेफर करूँगा ऐसे जूसेस ले जाइए। जो लोकल जूसेस है बहुत फेमस है, वो यही बनते हैं लद्दाख में, लोकल्स बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी होते हैं। तो वो मतलब पैक करके आपको देते हैं बॉटल्स में, कैरी अवे बॉटल्स है, मगर फ़्लाइट में आप 2 या 3 ले जा सकते हैं। बाकी कुछ कोरियर करते हैं, कुछ नहीं करते, तो वो मना करते हैं कोरियर करने के लिए। तो एक खाने वाने की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, मगर आप नॉनवेज अवॉइड कीजिएगा क्योंकि नॉनवेज यहाँ पर थोड़ा पुराना लगा मुझे खाने में। मतलब फ्रेश नॉनवेज नहीं लगा मुझे यहाँ का। मटन अच्छा है यहाँ का, नो डाउट वो फ्रेश है, मगर जो चिकन है वो बाय जम्मू एंड कश्मीर आता थोड़ा, तो 2-3 दिन लग जाते हैं कि या एक दिन में आता भी है, तो मतलब इतना फ्रेश नहीं लगता वो मुझे दिल्ली का जितना फ्रेश होता है या बाकी स्टेट का। तो पोल्ट्री फार्म तो मुझे यहाँ नहीं दिखे, रीज़न ये है, तो अवॉइड करिए चिकन अगर आप पंजाबी है या आप चिकन के शौकीन हैं। मटन इंजॉय करिए, मगर मैं पहाड़ पे मटन आपको नहीं लेने के लिए बोलूँगा क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट था जब मैं आया था, कम, और बहुत हेल्पफुल थी यहाँ पर आर्मी भी और पुलिस भी। वो बोलती थी कि मास्क पहनिए सर। और ये मोनेस्ट्री है, तो मोनेस्ट्री अंदर से मैं देख के आया था वहाँ रिकॉर्डिंग, तो मैंने वहाँ मुझे कैमरा नीचे करने के लिए बोल दिया और जेब में रखने के लिए, तो मैं मोनेस्ट्री के अंदर की वीडियो नहीं बना पाया था। बाकी शॉप्स है यहाँ पर जिसमें वही आपको सारा दिल्ली का और बाकी स्टेट्स का मिलेगा, जो यहाँ से मुझे लगा नहीं लेने का फ़ायदा है। मगर ठीक है, वो अपनी अर्निंग के लिए मार्जिन कमा रहे हैं। बाहर के जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो दिल्ली अगर ट्रैवल नहीं कर रहे, यहाँ से डायरेक्ट अपनी कंट्री जा रहे हैं। तो मार्केट तो काफ़ी अच्छी थी, नो डाउट। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लद्दाख की मार्केट इतनी अच्छी होगी अब इतने सालों बाद। बाकी ये है कि प्राइस टू प्राइस यहाँ मिलती है चीज़ें मार्केट में, मगर मार्केट से थोड़ा आप रूरल एरिया में आ जाएंगे, हल्का सा नुब्रा वैली या पेंगोंग या सब आ जाएंगे थांग में, तो वो आपको MRP से 5 रुपये या 10 रुपये ऊपर देते हैं। तो वो कुछ नहीं होता क्योंकि इतनी हाइट पे देखिए अब, वो इतनी हाइट पे जा रहा है तो उनका भी किराया लगता है बसेस का या जिससे भी जाते हैं वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेस्ट के लिए बेंचेस भी है जिस पर आप इंजॉय कर सकते हैं। मगर एक बेंच कोई बैठा था, कोई अंकल बैठे थे तो टूट गया था, कोई बता रहा था थोड़ी घंटे पहले ही टूटा है बेंच। बाकी ये मार्केट है, इसको मतलब फ़िशी मार्केट भी बोलते हैं। और सिमिलर टू अगर आप चाइना गए हो गए आप, तो चाइना में भी ऐसी मार्केट्स होती है थोड़ी बहुत। तो ये तिब्बती थे, तो ये तिब्बती मार्केट टाइप सा बना हुई है अंदर। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, मतलब इसमें चीप चीज़ें मिल जाती है यहाँ पर। ये सरदार जी थे, इन्हें बोला था कि सर रिकॉर्डिंग मना का, अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो कुछ नहीं होता, करिए रिकॉर्डिंग, हम सपोर्ट करते हैं। मैं उनको ये बोल रहा था कि मैं मार्केट के बारे में डिस्कवर कर रहा हूँ, यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, यहाँ के लोग कितने हेल्पफुल है और कितनी मेहनत से यहाँ पर अर्निंग करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि टूरिस्ट थोड़ा मतलब शाय फील कर रहा था कि वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो 1-2 ने तो बोल भी दिया जैसे भैया रिकॉर्डिंग मत करो हमारी वीडियो। किसी ने बोला कि ब्लर कर दो, तो मैंने उसको एडिट करके हटा दिया उन बंदों को, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने बाद में मेरे यूट्यूब चैनल से पूछे, जब मैंने उनको दिया अपने यूट्यूब चैनल उसका नाम दिया, उन्होंने कहा सर हम देखेंगे वीडियो आपकी। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ATMs जो है ना, या JN के ATMs ज़्यादा है, और प्लस लोकल ATMs है मगर उनमें कैश आउट रहता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि या कैश कैरी कीजिए। होटल वाले कैश लेते हैं, UPI भी नहीं लेते ज़्यादातर, और ना मतलब Paytm लेते हैं, ना कार्ड पेमेंट लेते हैं, मना कर देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो पता नहीं क्यों नहीं करते। कुछ होटल्स नहीं करते, कुछ बहुत रेयर होटल्स करते हैं जो मैंने देखा है। तो मैं कैश कैरी करता था ज़्यादातर, क्योंकि और GST भी नहीं है यहाँ पर। प्लस ये चीज़ मतलब है नहीं है होटल्स में, ना रेस्टोरेंट्स में मैंने GST लगते हुए देखा जाता। तो बाकी ये कि लोकल टूरिस्ट तो काफ़ी सपोर्टिव है, जो लेडीज़ है वो यहाँ पर मतलब सपोर्टिव है। और ये मतलब स्कूल्स की गर्ल्स लिफ्ट भी मांगती हैं यहाँ पर, तो उनको आपकी मर्ज़ी है लिफ्ट देना ही नहीं देना। मैंने एक लिफ्ट दी थी, तो मुझे तो सही लगा, मैंने लिफ्ट दे दी थी उनको, जहाँ तक उनको जाना था 1 किलोमीटर तक, जहाँ मैं जा रहा था उसी लोकेशन में। तो
मैं प्रेफर करूँगा कि लिफ्ट आप दे सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छे लोग हैं आगे, और आपको बताते भी हैं कि कहाँ कहाँ आप घूमेंगे तो आपका मतलब पैसा बचेगा, आप कैसे जाइए वहाँ पर। तो ये सब वो भी बताते हैं, टूरिस्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से रास्ते लीजिए, कौन से रास्तों में मत जाइए, वो रास्ता ख़राब है। तो बहुत मतलब कंफर्टेबल है यहाँ का इन्वायरमेंट। मतलब वो बताते बहुत अच्छे तरीके से हैं, एक्सप्लेन करते हैं बैठ के आपको। बाकी ये कि शॉपिंग के लिए मैं जब गया तो मुझे कुछ मिला नहीं अपने लिए यहाँ पर, सिवाय जूसेस के, कि मैं खाने का शौकीन हूँ, पीने का मतलब सॉफ़्ट ड्रिंक्स का शौकीन हूँ। तो मुझे सॉफ़्ट ड्रिंक्स जूसेस काफ़ी अच्छे मिले, जो मैंने काफ़ी पिए यहाँ पर। बाकी ये कि फ्रूट्स मैंने यहाँ काफ़ी खाया ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि मैं इतनी हाई एल्टीट्यूड में था, अगर तबीयत ख़राब होती तो मेरा टूर ख़राब हो जाता। बाकी ये कि यहाँ पर होटल्स जो स्टार्टिंग है 1500 से लेके फिर 23-24,000 तक जाते हैं। जो मुझे होटल मिला था वो मतलब अच्छा रीज़नेबल होटल मिला था, जिसमें खाना इंक्लूड नहीं था। मगर ठीक है, होटल अच्छा मिल गया। 1000 के भी मिलते हैं मगर उतने अच्छे नहीं होते, तो कुछ मिल भी जाते हैं, बाय लक मिल जाते हैं। मगर ये है कि अगर होटल की बुकिंग करा रहे हैं तो यहाँ पर आके कराइए, ऑनलाइन मत बुक कीजिए। कुछ दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। तो यहाँ पर आके बुकिंग कराइए, आपको मिल जाएगी। थोड़ा आपको 1 घंटा आधा घंटा ढूंढना पड़ेगा जिनके साथ भी आप आएंगे, मगर होटल ढूंढिए यहाँ पर आके, बुक मत कराइए ऑनलाइन। वो प्रेफर नहीं करूँगा वो मैं, क्योंकि वो ऑनलाइन ज़्यादा डालते हैं और जब आपसे बात करके तो सस्ता कर देते हैं। बाकी ये कि यहाँ पर बच्चों की क्लोथिंग के कपड़े भी हैं अगर आप ख़रीदना चाहें। और बाय द वे अगर आप टैक्सी कर रहे हैं तो ग्रुप्स में करिए। आपको ग्रुप जा रहा है तो वैसे आपको सस्ता पड़ेगा, 150-200 रुपीज़ 6 किलोमीटर का पड़ेगा। मैं फ्रूट्स जब ले रहा था और डिस्काउंट करवा रहा था बार बार क्योंकि फ्रूट्स यहाँ पर दिल्ली वाले रेट्स ही हैं, फ्रूट्स में कोई ज़्यादा नहीं कमा रहे लोग। तो ठीक है, मुझे मज़ा आया फ्रूट्स खा के यहाँ पर। बाकी मैं आगे आपको हॉल ऑफ फेम दिखाता हूँ। तो ये हॉल ऑफ फेम है अपनी इंडियन आर्मी को, जय हिंद। गाड़ी है तो ये हॉल ऑफ फेम जब मैं पहुंचा तो ये जब इंडिया ने मतलब कारगिल का युद्ध जीता था तो तब की है ये सारी। यहाँ पर पहले तो मैं पार्किंग ढूंढ रहा था कि पार्किंग कहाँ मिलेगी। बाय द वे आई एम हाइडिंग माय फेस, आई एम नॉट कंफर्टेबल टू शो माय फेस। घूम के जाना है तो हम पार्किंग में पहले लगाते हैं, पूछते हैं हम आर्मी स्टाफ से कि पार्किंग कहाँ पर है। तो पार्किंग के कोई रेट्स नहीं है, फ्री पार्किंग है। और काफ़ी अच्छे से बात की हमने, उनको जय हिंद बोला। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स जो थे ना वो खड़े हुए थे बाहर, जो काफ़ी बड़ी रैंक है, जिन्हें कारगिल के युद्ध लड़े हैं। और रिटायरमेंट के बाद सबको अंदर एक्सप्लेन करते हैं। जो नया स्टाफ आता है, जो नए कैप्टन आते हैं, मेजर बनते हैं, तो उनको सब एक्सप्लेन करते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, और उनको बताते हैं कि आप उस पोस्ट को कैसे संभाल सकते हैं। ये सबसे अच्छी इंडियन आर्मी की चीज़ लगी कि रिटायरमेंट के बाद भी आप एक ऑफिसर को उनको मतलब दर्जा दे रहे हो कि वो अपने नए स्टाफ को एक्सप्लेन करे। उनकी भी मतलब आपने पूरी मतलब कैसे बताए, मतलब पूरी इज्जत रखी आपने उनकी, और उनको मतलब पूरा ऑनर दिया एक तरह से। ये मैं टिकट दिखा रहा था तो गलती से मैंने अपना पेमेंट स्लिप दिखा दिया उनको, तो वो बोलते टिकट दिखा, तो मेरे जेब में पड़ी थी। तो मेरा दोस्त उस समय नहीं जा रहा था, वो कह रहा था कि मतलब अभी नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, वापसी में शायद चला जाऊँ, मेरा म्यूज़ियम देखने का भी मन नहीं है। तो एक गड़बड़ी होगी, जब मैं म्यूज़ियम देखने गया तो मैं फाउंटेन शो की टिकट मेरे साथ में थी, मगर मुझे किसी ने बताया नहीं, तो मेरी वो टिकट लॉस्ट हो गई थी बाद में, जब मैं यहाँ से चला गया था फाउंटेन शो की। मैं दोबारा के वो पैंगोंग से जब आया तो दोबारा वो फाउंटेन टिकट की शो की टिकट खरीदी। तो मेरे दोस्त ने भी बोला कि चल देखते हैं यार, कि मतलब फाउंटेन शो है, मैंने भी देखना है। तो जब हमने फाउंटेन शो के लिए पैंगोंग से आके वीडियो बनाई थी, वो मैं एंड ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। अभी जो 3 या 4 महीने बाद ब्लॉग आएगा, वो हम हर 7 दिन में ब्लॉग डालेंगे, मगर वो फाउंटेन वाला ब्लॉग सबसे अच्छा था मेरे लिए। तो ये मतलब म्यूज़ियम है इंडियन आर्मी का, जिसमें मैंने रिकॉर्डिंग करी है उनसे बात करके, कि परमिशन नहीं थी, उसके लिए पेमेंट की थी मैंने। उनके सूबेदार साहब बैठे थे तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, और उनको अपना मतलब बताया भी कि हमारा यूट्यूब चैनल, तो उन्होंने बोला ठीक है आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आर्मी की फ़ोटो ना आए तो बेटर होगा उसमें, अगर आ जाती तो ब्लर करने की कोशिश कीजिए उसको। तो हमने उस चीज़ का 90% 99% ध्यान रखा। अब कल 1% वीडियो में गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी। बाकी ये कि ये मतलब कैसे अपनी आर्मी को मतलब आर्मी स्कूल में मतलब ट्रेनिंग देते हैं, ये सब सिखाया है इन्हें कि हम अपनी आर्मी को कैसे ट्रेन करते हैं और किस इन्वायरमेंट में ट्रेन करते हैं और किस इन्वायरमेंट से उनको गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए सल्यूट है कि वो कितना हमारे लिए करते हैं, और हम उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। हमारे जो लोग हैं कुछ इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको देनी चाहिए हमें रिस्पेक्ट,
क्योंकि हमारी आर्मी है तो हम हैं यहाँ पर सुखी बैठे अपने सिटीज़ में। तो वो कितनी मतलब हार्श इन्वायरमेंट से गुज़रते हैं और कितना परेशान होना पड़ता है उनको बीच बीच में। अब कुछ लोग कहते हैं उनका काम है, ऐसा नहीं है। वो और भी काम में घुस सकते थे, बिज़नेस में घुस सकते थे, मगर उन्होंने देश की सेवा चुनी क्योंकि उनने हमें अपना माना है। तो हम एक फैमिली है, तो अगर हम साथ चलेंगे तो अपने देश को जोड़ पाएंगे, मगर अलग हो जाएंगे तो हमारा देश मतलब प्रॉपरली नहीं रन कर पाएगा। तो हमें अपनी आर्मी का पूरा सपोर्ट करना चाहिए जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है। ये जो वॉर्स हुए थे तो उनकी तस्वीर है कि हमारी आर्मी ने कारगिल का वॉर जो हुआ था उससे पहले जो इंडो चाइना हुआ था, तो उसी के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन है कि कितने सोल्जर्स की डेथ हुई थी, वो उनको क्या अवार्ड्स मिले थे, तो सारा लिखा हुआ है। तो आप पढ़ सकते हैं बीच बीच में पॉज करके पूरा वीडियो। पूरा म्यूज़ियम का वीडियो है ये। मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ रहा था वहाँ पे बैठ के, मेरा दोस्त जब मैं बाहर गया तो मुझे सड़ गया था पूरा कि मैं 1.5 घंटा लगा के आया अंदर पूरा। कह रहा क्या सो गया था अंदर ही भाई। मैंने कहा भाई म्यूज़ियम को देख के मुझे आंसू आ गए भाई कि इतनी मुश्किल से आर्मी मतलब एक पॉइंट कैप्चर करती है और इतने बंदे मारे जाते हैं। तो वो एक मतलब मेरे लिए बहुत वो था, मतलब प्राउड मोमेंट था जो मैंने ये चीज़ देखी कारगिल मतलब हॉल ऑफ फेम पे जो ले के पास है, जो उनने बताया हिस्ट्री के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 व्हीलर लेके बाइक्स लेके कैसे मतलब क्लाइंब करते हैं और एरोप्लेन्स कितनी मतलब लो डिस्टेंस पे फ्लाई करते हैं लद्दाख के अंदर, ताकि अपनी आर्मी को मतलब फूड सप्लाई कर पाए, वाटर सप्लाई कर पाए ऊपर से, क्योंकि रोड्स ब्लॉक हो जाती है विंटर्स में। तो कितना टफ़ काम होता है ये, मतलब लिटरली। ये टुकटुक हमने जब कैप्चर किया था पाकिस्तान से, तो उसका पूरा लिखा हुआ है। तो कौन से हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे और वो कौन सा कैप्चर किया था पॉइंट, सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने सब रिकॉर्ड किया हुआ है यहाँ पर बाय फ्रेम, ताकि आप पढ़ पाए इसको, आप भी मेरी तरह एंजॉय कर पाए। क्योंकि कुछ लोग नहीं जा सकते क्योंकि उनका बजट नहीं होता, या उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, या और भी रीज़न्स होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही होती थी कि वो ऐसी जगह नहीं जा पाते, उनकी लाइफ बीत जाती है। मगर ये लाइफ एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स करी है और मैं खुद पढ़ी है मैंने घर बैठ के। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इस जगह आया। मैं वर्ल्ड की बहुत सिटीज़ में जा चुका हूँ, मगर जो मैंने यहाँ चीज़ देखी वो मैंने वर्ल्ड में नहीं देखी। ये जन्नत थी जो मैंने आगे मतलब जन्नत देखी है। ऐसी ऐसी पैंगोंग में जगह देखी है मैंने, नुब्रा वैलीज़ में ऐसी ऐसी जगह देखी है मैंने, मतलब थांग टुकटुक में देखी है, स्प्रिंग वाटर देखा है मैंने। तो मतलब ऐसी लेक्स देखी है। तो मतलब हमारी जब कंट्री में स्वर्ग है तो लोग बाहर क्यों जाते हैं, मैं ये सोच रहा था। जब अपनी कंट्री में इतनी सुंदर जगह है, पहले उसको एक्सप्लोर करो फिर बाहर जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये स्विट्ज़रलैंड फेल है इसके आगे। अगर आप आगे की जब मैं रिकॉर्डिंग्स ब्लॉग्स डालूंगा आप देखना, तो स्टार्टिंग में क्लिप्स डाली है मैंने, तो मेरे साथ एक बाइक राइडर था जिसने ड्रोन पे पूरी वीडियो बनाई हुई थी। तो मैं उनके साथ बैठ के तो उनका थोड़ी हेल्प की थी और शूट किया था। मगर बेसिकली उनने अपने डीजे ड्रोन था, तो बेसिकली इतनी हाइट पे फ्लाई करने तो उन्हें परमिशन नहीं थी, काफ़ी कॉस्टली, जिसके लिए हम सब ने मिल के पे कर दिया था उस समय कि कुछ नहीं होता, हम डिवाइड कर लेंगे। तो वो रिकॉर्डिंग उनने मुझे स्टार्टिंग में दी थी, तो उसका शुक्रिया उनको कि वो बहुत एक्सपर्ट थे ड्रोन उड़ाने में, उनने बीच में मुझे भी दिया चलाने के लिए, उसके लिए थैंक्स। तो ये लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है ये। तो यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, ये उनको सिखाते हैं, मतलब रिटायर्ड ऑफिसर्स की हमने पोस्ट कैसे विंग की थी, और मतलब हमने मतलब एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी आते हैं यहाँ पर। तो मतलब ब्लैक कॉस्ट्यूम में होते हैं, वो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं जो मतलब बहुत मतलब उनका IQ लेवल बहुत हाई है हमसे। तो मतलब वो इतने मैच्योर है और वो ऐसी मतलब बातें बताते हैं जो हमें लाइफ एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी काम आती है। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई, मतलब बताई, जो मैं वीडियो में भी नहीं बता सकता, कि मतलब मुझे लाइफ लेसन्स दिए उनने बैठ के। तो देखिएगा, आपको मज़ा बहुत आएगा। मतलब अभी आगे वो एक्सप्लेन करेंगे, जो मतलब एक आर्मी ऑफिसर है, काफ़ी बड़ी रैंक के, तो वो अभी नीचे एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ। अभी मैं थोड़ा बोलूँगा नहीं क्योंकि वो सारा समझाएंगे। तो ये आप फ़ोटोज़ देख लीजिए तब तक, फिर वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे 1 मिनट बाद।
बहुत बड़ा म्यूजियम है। इस तरफ जाइए। आपको बताया जाएगा तभी बोल रहे आपको, ठीक है। सभी को जय हिंद। बेहतरीन। अच्छा, शुरू करने से पहले आपको 2-3 बातें बताना मैं इतनी जरूरी समझता हूँ। जो वीडियो बनाते हैं आप लोग, आप वीडियो बना सकते हैं सिर्फ फोटो का। वीडियो के अंदर मेरी फेस और ड्रेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है सर? रिक्वेस्ट करना हूँ। और दूसरी बात, इससे दूर रहिएगा। थैंक यू। आपने कारगिल वॉर के बारे में सुना? सुना है? किस किस ने सुना है सर? बहुत। सब नहीं सर। सब नहीं। ठीक है, फिर यहाँ से पता ना शुरू कीजिए एक एक करके। पिक्चर देख रखी है बस। आज आपको मैं कारगिल वॉर के बारे में बताना जा रहा हूँ। कब शुरू हुई थी, कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ी गई, पाकिस्तान ने हमारे कौन से पोस्ट ऑक्युपाई किए, सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। लेकिन कारगिल वॉर का ब्रीफिंग शुरू करने से पहले एक शेर बोलेंगे भारत माता की, बाकी पूरे बोलेंगे जय। आवाज बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मजा नहीं आया सर? मजा नहीं आया? दोबारा शुरू कीजिए। भारत माता की जय। कितना बार बोलते भारत माता की जय? 3 बार है ना? हाँ जी। कैसे बोलते हैं मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कभी भी भारत माता की जय अगर आप बोलेंगे तो हाथ ऊपर करके बोलेंगे, ठीक है सर? बांध के नहीं, हाथ बांध के पॉकेट में डाल के सम्मान नहीं होता उस सब। भारत माता की जय तो पूरी के पूरी हाथ ऊपर करेंगे तो 3 बार बोलेंगे, ठीक है सर? सम्मान करेंगे ना आप? यस सर। चलिए शुरू कीजिए, जोर से बोलिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कारगिल और सियाचिन की लड़ाई में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कोने से लेकर लास्ट कोने तक जितने भी कारगिल वॉर में ऑपरेशन हुए इसकी सभी जानकारी आपको पीछे बोर्डों से दी गई, आप देख सकते पढ़ सकते। मेरे सामने आपके पीछे सियाचिन गैलरी, सियाचिन में एक जवान कैसे सर्वाइव करते कैसे रहते उनके माउंटेड इक्विपमेंट के बारे में दिखाया गया है। और शोकेस में रखे कुछ एक वेपन है, वो वेपन है पाकिस्तान के जो 1999 के कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए गए वेपन। ये टैरन मॉडल है। टैरन मॉडल इंडियन आर्मी तब बनाती है जब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना हो, ऑपरेशन के बाद किसी को डीब्रीफिंग देना, जो अभी आप सभी को दे रहा हूं मैं डीब्रीफिंग। जितने भी इस मॉडल के अंदर हेडलाइन दिए गए ये रोड है, कोई कच्ची रोड कोई पक्के रोड जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। और जो ब्लू लाइन दिए गए हैं ये रिवर है, कोई छोटे रिवर और कोई बड़े रिवर। 2 बड़े रिवर आते हैं चाइना से, एक है इंडस रिवर और सिंगो रिवर जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। लास्ट कोने में सिगारा जो कि पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। और कुछ एक नाम इस मॉडल के ऊपर रेड कलर से दिए गए जैसे गुलतारी, गोन, मचियाल, बिजोर, मरोल। ये है पीओके के कुछ गांव जो अभी भी वहाँ पे मौजूद है। और जो एरो है बीचों बीच जो मेरी तरफ इंडिकेट कर रहे वो है एलओसी। एलओसी पता है आपको? लाइन ऑफ कंट्रोल। मुझे सुनाई नहीं दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल। 1999 से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक समझौता हुआ था कि विंटर के दौरान ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से किसी की भी सेना ऊपर पोस्ट पे नहीं चढ़ेंगे, ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर। उनको रेंजर बुलाया जाता, क्या बुलाया जाता? रेंजर्स। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छुपाते धीरे धीरे वो अंदर आना शुरू किया और हमारे कुछ एक पोस्ट उन्होंने ऑक्युपाई किए, जबकि इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से अपने बेस पे डाउन हो चुके थे। वो कौन से पोस्ट है आप देख सकते हैं। द्रास सेक्टर में टोलोनिंग टॉप 5.40, टाइगर इन 475 द्रास सेक्टर में। नेक्स्ट कारगिल में
.5608 कास्कार और मज्जात को, और बटाली के 4 सेक्टर जैसे जुवाराट, क्याल और मुंटाडालो और कालूबर, ये सारा का सारा 134 किलोमीटर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा किया होगा। तो जितना पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करना था वो कर चुके थे। अब थी इंडियन आर्मी की बारी उसको रिकैप्चर करना। तो शुरुआत की गई बटाली सेक्टर से 2 मई को। कितने मई को? 2 मई को। कितने को सर? 2 मई। जो 1999 का जो कारगिल वॉर शुरू हुआ था वो 2 मई से शुरू हुआ था, और पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया मुंटो डाल के पास 15 मई को। तो ऑपरेशन से पहले 2 मई से पहले कैसे पता लगा इंडियन आर्मी को कि हमारी पोस्ट ऑक्युपाइड हो चुकी है? ध्यान से सुनिएगा। बटाली सेक्टर में एक तरवा था, भेड़ बकरी चराने वाला सिविल, जिसका नाम था तासी नामगिल। क्या था? तासी नामगिल। क्या था सर? तासी नामगिल। जब वो अपने भेड़ बकरी के साथ बटाली सेक्टर के मुंटो डालो पे घूम रहे थे तो उन्होंने वहां पे कुछ हरकत को देखा कि वहां 7 से 8 लोग लंबे चौड़े पठानी सूट पहने हुए पत्थर से बंकर बना रहे थे। जब उन्होंने कंफर्म किया, तसल्ली हुआ कि जो बंकर बना रही वो इंडियन आर्मी नहीं है, तो उन्होंने नीचे बेस में आके उस हरकत के बारे में इंफॉर्मेशन दी। जैसे इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को मिली वो तुरंत हरकत पे आ गए और उस क्षेत्र को पेट्रोलिंग करने के लिए एक टीम बनाई गई, पेट्रोलिंग टीम, जिसमें एक ऑफिसर 10 जवान शामिल थे। और उस पेट्रोलिंग टीम के कमांडर थे, आपने नाम भी सुना होगा, कैप्टन सौरभ कालिया। सुना है? जब उनकी पेट्रोलिंग टीम सर्च के लिए गए थे, लेकिन 11 वापिस बेस पे नहीं लौटे। जब वो नहीं लौटे बेस पे तो बटाली सेक्टर में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर इसलिए रखा गया नाम क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर जितने भी बटाली सेक्टर में हमारे जगह जमीन पोस्ट को ऑक्युपाई करके रखे हुए थे पाकिस्तान ने, उसको रिकैप्चर कर लिया गया। 4 के 4 सेक्टर आप देख सकते। रिकैप्चर तो हुआ, लेकिन खालूबर टॉप .4812 पर फर्स्ट 11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे खालूबर टॉप को रिकैप्चर करते हुए शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, द्रास। द्रास सेक्टर में तोलोनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नेशनल हाईवे आ रही श्रीनगर से जोजिला द्रास कारगिल होते हुए लेह की ओर चलने वाली जो नेशनल हाईवे वो पूरी तरीके से पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर तोलोनिंग को पाकिस्तान कैप्चर कर लेते तो जहां आज हम सब खड़े हैं, किसका होता वो? पाकिस्तान। किसका? पाकिस्तान। ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा ना हो इसलिए द्रास सेक्टर में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। तो द्रास सेक्टर में सबसे पहले तोलोनिंग चौक से लड़ाई जारी की गई। तोलोनिंग चौक को रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लगा, क्योंकि .5.40 टाइगर हिल ज्यादा डोमिनेंट हाइट में होने के कारण तोलोनिंग चौक पाकिस्तान की निगरानी में था। तोलोनिंग चौक को रिकैप्चर करते हुए कैप्टन विजय थापर, जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हुए थे, जिनका तलाश पोस्ट इस दीवार पे दिया गया, तलाश पोस्ट, आखिरी खत पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आता है .5.40 रिकैप्चर करना, जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। उनका दूसरा नाम भी है, क्या है वो? शेरशाह। मुझे सुनाई नहीं दिया। शेरशाह। शेरशाह का टास्क था .5.40 रिकैप्चर करना। रिकैप्चर हुआ और होने के बाद अपने कमांडर को .5.40 से उन्होंने 4 लाइन का मैसेज पास किया था। क्या था वो? ये दिल मांगे मोर। क्या था? ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर। नेक्स्ट टास्क था उनका .4875 को रिकैप्चर करना। नेक्स्ट था रिकैप्चर तो हुआ, लेकिन रिकैप्चर करते करते वीर योद्धा वहां पे शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और जितने भी उनके साथ बची हुई सेना थी उन्होंने बहादुरी के साथ लड़के इस सेक्टर को भी रिकैप्चर कर लिया गया। 4 के 4 आप देख सकते हैं। लास्ट में आता है कारगिल। कारगिल में जैसे .5608 कास्कार और मज्जात को रिकैप्चर करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। ये लड़ाई बटाली 2 मई 1999 से शुरू हुई और 26 जुलाई जाकर कारगिल में वार खत्म हुई। जितने भी पाकिस्तान ने हमारे जगह जमीन पोस्ट को ऑक्युपाई करके रखे हुए थे उसको रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लगा। उस 3 महीने के दौरान ये सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं लिया जा सका। इसीलिए इंडियन आर्मी हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाती है। और इस कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। तो बेसिकली आप म्यूज़ियम्स की ये फ़ोटोज़ पॉज करके एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी हिस्ट्री के बारे में। बाकी आप में से बेटर फ़ोटोज़ देख के हिस्ट्री जान सकते हैं। तो आगे वीडियोस भी आएगी जो टीवी में चलती है, वो भी आप देखिएगा, उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर में हमारी आर्मी कैसे सर्वाइव करती है। वो वीडियोस भी आगे टीवी में चल रही हैं। बाकी
ये मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। कुछ जगह रिकॉर्डिंग्स बनाती मगर मैंने फिर भी परमिशंस ली उनसे, अपना आईडी दिखा के और साइंस किए मैंने कि सर प्लीज़ परमिशन दे दीजिए। तो साइन करने की उन्होंने बोला ज़रूरत नहीं है, आईडी दिखा दीजिए। तो वो एक बार वेरीफाई करते हैं कि कोई जेन्युइन बंदा ही रिकॉर्ड कर रहा है। तो परमिशन टिकट में भी थी, मगर कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर वो उसकी परमिशन नहीं थी, तो वो एरिया क्लोज थे, वहाँ कैमरा मुझे अंदर रखना पड़ रहा था। तो अगर आप लकी हो, अगर पैसा है तो एक बार लद्दाख जाइए, एंजॉय कीजिए और एक ट्रिप कीजिए। मैं बोलूँगा आपको रिकमेंडेड है। बाकी ना आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा, तो फ़ोटोज़ और बीच में वीडियोस टीवी में आएगी वो एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।
लाउडली तो सबसे पहले आप लोग का जोश देखा जाएगा, ठीक है? जो आपका फर्स्ट जोश होगा मेरे नाम का जोश रहेगा, तो ये कहिए भारत माता की और सभी कहेंगे। मैं तो थक गया भाई घूम के, ये वाली जगह। से पहले आईटीबीपी में लेडीज कांस्टेबल को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 2016 के बाद आईटीबीपी में लेडीज कांस्टेबल को भी भर्ती किया गया। इनके कुछ अचीवमेंट है जिनको आप फोटो मदद से देख सकते हैं। हाईएस्ट रोड बिल्डर्स इन द वर्ल्ड, इनका काम बॉर्डर इलाके में जाकर मुश्किल से मुश्किल जगह पर रोड और ब्रिज बनाने के साथ साथ उनका मेंटेनेंस करना, जिसके अंतर्गत 2 प्रोजेक्ट चलाए गए, प्रोजेक्ट हिमांग और प्रोजेक्ट विचार। प्रोजेक्ट हिमांग के अंदर 16 BRTL 14 RCC और 111 RCC ने काम किया, जो कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। 753 BRTL, जिसके अंदर 51 RCC 124 RCC ने काम किया, जो कि इस बोर्ड पर दिखाया गया। 50 RCC है, RCC रोड कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्शन, सॉरी रोड कंस्ट्रक्शन 50 BRTL, जिसके अंदर 78 RCC, 93 RCC, 113 RCC और 14 से 45 PCC ने काम किया। भारत माता की जय।
परमवीर चक्र, 219 महावीर चक्र हैं, जिसमें से 7 परमवीर चक्र और 36 महावीर चक्र इस लेह लद्दाख के रीजन में मिले थे। आप लोगों के पीछे 1947 से लेकर 1971 तक जितने भी वॉर हुए थे, वॉर जोन के फोटोग्राफ्स आप लोगों के पीछे लगे हुए हैं, बाद में आप इसे देख सकते हैं। ये जो वेपन जो आप देख रहे थे, सारे वेपन कैप्चर्ड है, जो कि हमने 1947 से लेकर 1999 तक जितने भी वेपन कैप्चर किए थे, कुछ वेपन यहाँ पर डिस्प्ले करके रखे हुए हैं। और ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं टेरियन मॉडल। और इस टेरियन मॉडल को पियानो में बनाने का सिर्फ एक ही है कि आपको प्लेन एरिया से लेकर सियाचिन के हाई एल्टीट्यूड माउंटेन तक दिखाना और ब्रीफ करना है। ये जो प्लेन एरिया जो आप देख रहे हैं, हमारा जेएंडके पंजाब का एरिया है, जो कि इस तरफ पड़ता है उधमपुर, ये हो गया पठानकोट और ये बिलासपुर। और ये प्लेन एरिया खत्म होने के बाद ये जो आप ग्रीन कलर के जो माउंटेन जो आप देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है और इस तरफ पड़ता है मनाली। और हिमाचल प्रदेश के एरिया खत्म होने के बाद हाई एल्टीट्यूड माउंटेन शुरू आता है, जिसे हम कहते हैं लेह एंड लद्दाख। और इस वक्त हम खड़े हैं लेह में। और लेह में पहुंचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, 2 ही राजमार्ग है, जो कि एक मनाली से होते हम लेह में पहुंचते हैं और दूसरा हम श्रीनगर से होते हुए जोजिला पास, द्रास, कारगिल, बटालियन होते हुए लेह में पहुंचते हैं। और तीसरा उड़कर इसमें जो रेड कलर की जो लाइन जा रही है, ये नेशनल हाईवे NH1। और इसी के साथ जो ब्लू कलर की जो लाइन जा रही है, ये इंडस रिवर जो कि चाइना से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में पहुंचती है और मिल जाती है पीओके में और कहलाती है सिंधु रिवर। इसमें जो ग्रीन कलर का जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान वाले कहते हैं आजाद कश्मीर। इसके आगे से जो ग्रीन कलर की जो लाइन जा रही है, ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। आप लोगों को बता दूं 1999 में कारगिल जो वॉर हुआ था, वो इन्हीं जगह पे हुआ था, द्रास, कारगिल, बटालियन और तुर्तुक, इन सेक्टर में कारगिल वॉर हुआ था। आपने एक रिवर का नाम सुना होगा, संगम रिवर। जंस्कार रिवर और इंडस रिवर के मिलने से यहाँ पर बनती है संगम रिवर। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सिल्वर कलर का, ये सियाचिन ग्लेशियर के एरिया, जिसकी लास्ट हाइट है 23,000 फीट। और यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच जाता है -40 से -50 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर में भी हमारे जवान तैनात है हमारे देश की रक्षा के लिए। इसमें जो ब्लैक कलर की जो लाइन जा रही है, ये LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि पैंगोन शो लेक को 2 हिस्से में डिवाइड कर देती है, जिसका 70% पार्ट चाइना में और 30% पार्ट इंडिया में। टोटल 135 किलोमीटर में पूरा लेक फैला हुआ है। LAC के पास हमारा लास्ट जो विलेज पड़ता है, जहां हम जा सकते हैं, वो है हानले विलेज। और हानले विलेज से होते हुए हानले रिवर वापस इंडस में मिल जाती है। और पीओके के पास हमारा लास्ट जो विलेज पड़ता है, जहां हम जा सकते हैं, वो है तुर्तुक से 10 किलोमीटर आगे थांग विलेज, जो कि हमने 1971 में कैप्चर किया था पाकिस्तान से। यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है लेह डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न लद्दाख। यहाँ पर 2 एयरपोर्ट है, एक है लेह एयरपोर्ट, दूसरा है प्रतापपुर एयरपोर्ट। और प्रतापपुर एयरपोर्ट ज्यादातर हमारे मिलिट्री रीजन के लिए होता है। आप लोगों को बता दो, लेह जो डिस्ट्रिक्ट है, ये एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आता है ऑल ओवर इंडिया में। जो फर्स्ट है वो गुजरात में, भैया गुजरात का The first largest district is in Gujarat is Kutch and the third largest district is in Rajasthan is Jaisalmer. Thank you and Jai Hind. तो बेसिकली आर्मी शॉप थी, तो इसमें आप थोड़ा बहुत चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ड्रेस वगैरह, बूट्स वगैरह, कैप, ये सारी चीज़ें खरीद। एक्चुअली जब मैंने टिकट ली थी, तो मैं जब वापस कारगिल गया था तो टिकट वहाँ लॉस्ट हो गई थी। मुझे पता नहीं था फाउंटेन शो होता था, तो पैंगोंग से आके वापस किया। तो आपको ये 5-6 मंथ्स बाद दिखाऊंगा एपिसोड 13 या 14 में। थैंक यू। ये मैंने वहाँ पर जो फ़ोटोज़ क्लिक की थी सिमेट्री की, जो हमारे सोल्जर्स ने अभी तक हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं, तो उनके लिए मैंने एक नेशनल एंथम का सॉन्ग रखा है। तो प्लीज़ उनके सम्मान में आप खड़े हो जाइए और उनको एक ट्रिब्यूट दीजिए अच्छा सा। थैंक यू।
Yeah.